नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं। खास चर्चा होगी आज राष्ट्रपति चुनाव को लेकर हुए मतदान की। मैं हूं कवींद्र। नमस्कार, मैं हूं अमृता राय। सबसे पहले अभी की सुर्खियां। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और विधानसभाओं में मतदान। प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के साथ प्रणब मुखर्जी ने भी डाला वोट। बीजेपी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने भी किया मतदान। पीएस संगमा को अंतरात्मा की आवाज से उम्मीद। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में 96% मतदान, राज्यों में 72% वोट। 3 दिन बाद आएगा नतीजा। मारुति के मानेसर प्लांट में फिर भड़का तनाव, अधिकारी की जली लाश बरामद, 99 लोग गिरफ्तार। और बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को नम आंखों से देश ने दी विदाई। घर से श्मशान तक जुटी लाखों की भीड़। और सबसे पहले पहली खबर। तो 13वीं राष्ट्रपति पद के लिए मतदान का काम आज पूरा हो गया। अब देश को इंतजार है मतदान के नतीजों का। जानकारों के लिए अनुमान लगाना मुश्किल नहीं होगा कि रायसीना की इस रेस में विजेता कौन होगा। फिर भी नतीजों के लिए 22 जुलाई तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि वोटों की गिनती उसी दिन हो रही है। प्रणब मुखर्जी और पीएस संगमा, दशकों का राजनीतिक अनुभव। राजनीति की शुरुआत भी एक पार्टी से, मगर आज दोनों आमने सामने हैं। देश ने राष्ट्रपति चुनाव में ये दिलचस्प मुकाबला भी देखा। इंतजार नतीजों का है। यूपीए के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने बतौर लोकसभा सांसद जब अपना वोट डाला तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी उनके साथ मौजूद थे। मतदान की शुरुआत सुबह 10 बजे से ही हो गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री और यूपीए अध्यक्ष ने भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल किया। वैसे तो राष्ट्रपति चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता, यानी कोई राजनीतिक निर्देश नहीं होता, मगर ये लंबी लंबी कतारें बता रही थी कि प्रणब मुखर्जी की जीत के लिए कांग्रेस नेता अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। कांग्रेस के तमाम केंद्रीय मंत्री सुबह से ही संसद पहुंचने लगे थे। तमाम आला नेता मतदान के लिए कतारों में अपनी बारी का इंतजार करते भी दिखे। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, उनके तमाम सहयोगी दलों के सांसदों ने संसद पहुंचकर अपनी जिम्मेदारी निभाई। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी संसद पहुंचकर अपना वोट डाला। एनडीए में शामिल जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और बिहार में उनके विरोधी लालू प्रसाद यादव के अलावा रामविलास पासवान ने भी संसद में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तमाम सांसदों के साथ लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी अपना वोट डाला। भारत के लिए राष्ट्रपति चुनाव में संसद और विधानसभाओं में चुने गए नुमाइंदे ही मतदान करते हैं, जिसके लिए संसद के अलावा तमाम राज्यों की विधानसभाओं में विशेष इंतजाम किए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज मतदान संपन्न हुआ है और इस खास खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान इस वक्त हैं। स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी। नीरजा जी, स्वागत है आपका। भारत भूषण जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं नेस्तुल्ला हैबर। नेस्तुल्ला, आपको स्वागत है। और उसके अलावा डीपी त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि एनसीपी के लीडर हैं, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि असल में अब आगे का रास्ता किधर जा रहा है और एक बड़ी राहत की सांस। शुरुआत डीपी साहब आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके की उम्मीद दिख रही थी, शायद उससे अच्छा मैनेजमेंट देखा जो है यूपीए के मैनेजरों की ओर से, और शायद चुनाव के साथ ही, मतदान के साथ ही एक बड़ी राहत आप लोगों के लिए।
हाँ, वो अब बात आपकी सही है। असल में शुरू से ही ये तय था कि श्री प्रणब मुखर्जी जी को आशा से भी बहुत अधिक वोट मिलेंगे, और मैं आपसे विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि यूपीए ही नहीं, तमाम समर्थक दल और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों ने, प्रमुख राजनीतिक दलों ने और तमाम छोटे छोटे दलों ने भी श्री प्रणब मुखर्जी का व्यापक समर्थन किया है, और एक तरह से उनकी उम्मीदवारी राष्ट्रीय आम सहमति को प्रकट करती है, और इसीलिए ये जीत ऐतिहासिक जीत होगी। और श्री पीए संगमा जी सिर्फ पराजित ही नहीं होंगे, परास्त होंगे इस चुनाव में, और 7.5 लाख से अधिक वोट, हमारा ये आकलन है, श्री प्रणब मुखर्जी को प्राप्त होगा इस चुनाव में, और एक भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो बहुत ही निर्णायक बहुमत से चुने जाएंगे। आप कह रहे हैं कि सर्वोच्च संवैधानिक पद पर वो निर्णायक मतों से जीत हासिल करेंगे प्रणब मुखर्जी। देश को किस तरह की उनसे उम्मीदें हैं? वो उम्मीदें जो हैं उस पर वो खरे उतरेंगे। वो मात्र सिर्फ इस देश में आम सहमति के ही उम्मीदवार नहीं हैं, एक तरह से देश की जनता के संविधान से संबंधित बहुत बड़ी उम्मीद भी है प्रणब मुखर्जी साहब, और वो संविधान की रक्षा करेंगे, उसको पूरी तरह से जनता के हित में लागू करने की तरफ उनका प्रयास होगा। राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, सरकार चलाना राष्ट्रपति का काम नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। तो संविधान में जो भी गरिमापूर्ण स्थिति, मर्यादापूर्ण स्थिति राष्ट्रपति के लिए रखी गई है, प्रणोदा उसका पूरे संयम और दृढ़ता के साथ पालन करेंगे। नीरजा जी, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को देखा जाए, मतदान हुआ, नतीजा नहीं आया, लेकिन बहुत ज़्यादा उलटफेर की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। जो जानकार हैं, अचीवमेंट के लिहाज से देखा जाए ये चुनाव, अगर हम पहले यूपीए की बात करें तो क्या बड़े अचीवमेंट्स इस चुनाव के जरिए उन्होंने हासिल किया, आपको लगता है? मुझे लगता है सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि यूपीए को इंटैक्ट रखा है, यूपीए को रीग्रुप हो गया है एक मायने में, और यूपीए का दायरा थोड़ा बढ़ भी गया है, जबकि बाकी सब फॉर्मेशन जो हैं, पॉलिटिकल फॉर्मेशन, वो विभाजित हो गई हैं। एनडीए विभाजित हो गई क्योंकि जनता दल यू और शिवसेना ने प्रणब मुखर्जी को वोट करने का फैसला किया। लेफ्ट फ्रंट तो बुरी तरह से विभाजित हुआ, सीपीआई एक तरफ, सीपीएम दूसरी तरफ, सीपीएम के अंदर ही इतना टूट हो गया इस इलेक्शन को लेके। और यूपीए की शुरुआत हुई थी कि ममता बनर्जी नाराज़ हो गई, अलग हो गई, फिर अंत में ममता बनर्जी भी आ गई वापस, और इसका ये भी है मतलब है कि यूपीए में वो रहने वाली हैं, यूपीए से अलग थलग वो नहीं होंगी। तो कहीं ना कहीं, और जगन मोहन रेड्डी ने भी निर्णय किया, और ये आंध्रा के लिए बहुत ही अहम खबर है जहाँ तक कांग्रेस का वो है। तो कहीं ना कहीं यूपीए ने अपने एलाइज को इकट्ठा रखा, समर्थकों को इकट्ठा रखा, और ये इस तरह की पार्टियों को जोड़ा। तो मुझे लगता है ये जो समीकरण शुरू हुए हैं 2014 के लिए काफ़ी अहम होने वाले हैं। जी भारत भूषण, क्या ये वाकई 2014 के चुनाव के लिए अहम होंगे? क्योंकि ये चुनाव सीधा जनता से जुड़ा हुआ नहीं है, जनता के चुने हुए नुमाइंदे इस चुनाव में हिस्सा लेते हैं, सीधे जनता से इसका कोई संबंध नहीं होता है। क्या 2 साल तक इस मजबूती को बरकरार रख पाएगी यूपीए? मुझे नहीं लगता कि बरकरार रख पाएगी। अगर आप पूछें कि क्या ममता बनर्जी 2014 में कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ेंगी, तो अगर मैं कोई गैस करूं तो मैं कहूंगा नहीं करेंगी। अगर आप कहें जगन मोहन रेड्डी क्या कांग्रेस में मिलके उनके साथ चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस अकेली लड़ेगी। इमीडिएट कंसोलिडेशन जरूर हुआ है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए, लेकिन पॉलिटिकल कंसोलिडेशन हो गया जो 2014 तक चलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। फ्रैक्चर शुरू हो गए हैं कुछ, ये अगर बिखराव आता है, उस बिखराव के बाद कैसे अलायंसेस बनते हैं ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत जी, एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि इस चुनाव के दरमियान जिस तरीके से कई अलग अलग ध्रुव माने जाते थे, अगर हम लेफ्ट की बात करें, ममता की बात करें, अलग अलग खेमे थे, वो भी एक साथ खड़े हो जाते हैं। जगन मोहन जिनकी बात की नीरजा जी ने, वो भी सपोर्ट की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो करंट हालात थे उनमें जो मैनेजर कह सकते हैं यूपीए के, उन्होंने बहुत ही मुफीद रोल, एक बेस्ट रोल प्ले किया है, जिसका नतीजा सामने आ रहा है। हो सकता है रोल प्ले किया, लेकिन कंपल्शंस भी थे। क्या लेफ्ट अपना कोई कैंडिडेट खड़ा करके उसे जिता सकता था? नहीं। क्या ममता बनर्जी संगमा के साथ जाके
आम जनता को नाराज कर सकती थी कि इन्होंने बंगाल के एक सुपुत्र को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। जगन मोहन रेड्डी क्या किसी संगमा को जिता सकते थे? तो पॉलिटिकल कंपल्शंस भी थे जी। और शायद मैनेजमेंट भी अच्छा रहा। निस्तुला जी, ये यूपीए के मैनेजरों की एक कामयाबी ज़रूर मानी जाएगी, लेकिन उससे ज़्यादा क्या आपको ये भी लगता है कि पॉलिटिकल उनका परफॉर्मेंस या पॉलिटिकली वो इतने बड़े फिगर हैं प्रणब मुखर्जी, इस वजह से भी तमाम लोग उनके साथ जुड़ते चले गए? देखिए, कई रीजंस के वजह से बड़े सारे लोग उनके सपोर्ट में आ गए। एक तो वो रूलिंग कोalition के कैंडिडेट थे, सो ही वाज अ विनर टू स्टार्ट ऑफ विद। दूसरा, वो बंगाल के हैं और हिस्ट्री में पहली बार बंगाल से कोई राष्ट्रपति बन रहा है, तो टीएमसी की जो भी नाराज़गी है, ममता बनर्जी खुद उन्होंने अपने सारे एमपीज़ को वेस्ट बंगाल असेंबली में वोट करवाया। वो इसलिए करवाया कि वो ये नहीं चाहती थी, जब उनका स्टैंड था कि प्रणब मुखर्जी के खिलाफ वोटिंग करें या एब्सटेन करें, कि कोई कॉन्शियस वोट अपनी तरफ से उनके फ्लॉक से जाए। सो ये सब बड़े डर थे। एंड प्रणब मुखर्जी जी का कद बहुत बड़ा है, अक्रॉस पार्टी लाइंस वो बहुत अपील करते हैं लोगों को। अडवाणी जी खुद उन्होंने पार्लियामेंट में कई बार उनकी प्रशंसा में कसीदे पढ़े हैं, लेकिन एनडीए को किसी ने नहीं रोका अपना एक कैंडिडेट पुट अप करने के लिए। सो उनका कद तो है बड़ा, बट ये मैनेजमेंट है एंड ही वाज द रूलिंग कोalition's कैंडिडेट, तो वो वैसे ही बड़ी स्ट्रॉन्ग विक्ट्री। यानी कि कद भी काम आया और मैनेजमेंट भी। लेकिन अब बात दूसरे उम्मीदवार की। जी हाँ, राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे उम्मीदवार पीएस संगमा ने एक बार फिर अपनी जीत का भरोसा जाहिर किया। बीजेपी और एनडीए के कुछ घटक दलों समेत एआईडीएमके और बीजेडी ने उन्हें समर्थन का ऐलान दिया था। राष्ट्रपति के चुनाव में इन्हीं दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। बीजेपी ने पीएस संगमा को समर्थन देने का ऐलान किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संसद के कमरा नंबर 63 में पहुंचे, जहां मतदान की तैयारियां थीं। आंकड़े भले ही पीएस संगमा के हक में न दिख रहे हों, मगर उन्हें चुनाव में जीत का पूरा भरोसा है। Look at my face. बीजेपी के अलावा एनडीए के कई और दलों ने पीएस संगमा को समर्थन दिया। संगमा की उम्मीदवारी को सबसे पहले एआईएडीएमके और बीजेडी ने समर्थन दिया था। खैर, प्रणब मुखर्जी की तरह संगमा को भी अब इंतजार होगा रविवार को होने वाली मतगणना का। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आगे बढ़ें, इससे पहले आपको दिखाते हैं मतदान के बाद राष्ट्रपति चुनाव के रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा के महासचिव वीके अग्निहोत्री ने क्या बताया। 707 इलेक्टर थे जिनको कि यहाँ पर वोट डालना था। उसमें 699 एमपी और 8 एमएलए ऑथराइज बाय द इलेक्शन कमीशन थे। उनमें से 683 इलेक्टर्स ने वोट डाले, माने 707 में 683 ने डाले। इन 683 इलेक्टर्स में 675 एमपी थे, माने जो 8 एमएलए ऑथराइज किए गए थे उन 8 एमएलए ने यहाँ वोट डाल दिया। लेकिन एमपी जो 699 थे उसमें 675 ने वोट डाला है। तो इसको अगर हम ध्यान में रखें तो 96.60% हमारा यहाँ पर पोलिंग हुआ है। हमारे पास 8 स्टेट से इंफॉर्मेशन नहीं आई है, तो बाकी जो है 22 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज वहाँ से इंफॉर्मेशन आई है, तो उसको हमने कंपाइल किया है। तो उसके हिसाब से 30 स्टेट में 4189 इलेक्टर्स थे, जिसमें कि 4112 एमएलएस और 77 एमपीज। ये 77 बढ़ के 78 हो गया है, बाद में छोटा है। इसमें से हमारी जहाँ तक हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, और वो इन्फॉर्मेशन 22 स्टेट से मिली है, 2937 एमएलए और 40 एमपी ने वोट डाले हैं। तो अगर ये सीमित आंकड़ों के हिसाब से अगर हम जाएं, जो कि हमको मिले हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज 72 के आसपास बन रहा है। ऑल नेसेसरी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स फॉर द सेफ ट्रांजिट ऑफ द बैलेट बॉक्सेस फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द पार्लियामेंट हाउस हैव बीन मेड। द पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस is coordinating actively with the Delhi Police, Airport Authority, CRPF, etc. to ensure a smooth and secure transport of all the ballot boxes. The counting of votes will take place in room number 63
first floor from Parliament House on Sunday, the 22nd of July 2012 from 11 a.m. onwards. Room number 63, Parliament House and its immediate precincts have been declared as a sanitized and silent zone, and only the counting officers and other officers / staff of the Rajya Sabha Secretariat deployed for the duty to assist me during the counting. Yes, we have received a complaint in this regard, and that we have duly forwarded to the Election Commission for their advice and guidance. शिकायत में यही कहा गया है कि उनका जो बैलेट पेपर टॉन हुआ था उसी को इस्तेमाल किया जाए और उनको नया बैलेट पेपर दिया गया उसको कैंसिल किया जाए। तो आज किस तरीके से मतदान हुआ और आगे जो मतगणना होगी उसका क्या प्रोसीजर, इसके बारे में बता रहे थे रिटर्निंग ऑफिसर। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एक बड़ी सफलता आप लोगों के लिहाज से मानी जा रही कि तमाम जो घटक दल है न सिर्फ उनको जोड़ा बल्कि दूसरे खेमे पर भी सेंध लगाई। अब सवाल यह है कि क्या ये जो नए समीकरण बने हैं इस चुनाव में, क्या ये 2014 तक आप देखते हैं? वहाँ मैं भारत भूषण की राय से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अगर विश्लेषण के तौर पे देखें तो राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए को एक व्यापक समर्थन मिला है। जो श्री प्रणब मुखर्जी की उम्मीदवारी, जैसा मैंने कहा, जो राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करती है, उसके कारण संभव हुआ है। हम चाहेंगे यूपीए की तरफ से कि इस गठबंधन को, इस समर्थन को हम और आगे बढ़ाएं और मजबूत करें और 2014 तक चलाएं। लेकिन 2014 तक ये समीकरण चल सकेंगे ये तय नहीं है जी। क्योंकि परिस्थितियां परिवर्तनशील हैं। देश में तमाम तरह के राजनीतिक स्थितियां पैदा हो रही हैं। उनमें विभिन्न राजनीतिक दलों की क्या अपेक्षा होती है, उनकी क्या भूमिका होती है, किस तरह के जन आंदोलन पैदा होते हैं, उस पर क्या राय विभिन्न राजनीतिक दल और राजनीतिक समूह देते हैं। ये सभी बातें आने वाले दिनों में, भविष्य में, आने वाले भविष्य में, बहुत पास के भविष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। 2014 तक बहुत से, जैसा मैंने कहा, इस समीकरण को और इस व्यापक समर्थन को प्रभावित करने वाली शक्तियां और मुखर हो सकती हैं। और इसलिए भारत भूषण जी का ये कहना सही है कि ये जरूरी नहीं है, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया कि अब आज तेलुगु देशम ने हिस्सा नहीं लिया मतदान में, लेकिन वो 2014 में ये बात तो नहीं करेंगे। जगन मोहन रेड्डी का उन्होंने उल्लेख किया, वो सही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी दल क्या उसी तरह का दृष्टिकोण अपनाएंगे? डीपी त्रिपाठी साहब, चलिए आपके सहयोगी की बात कर लेते हैं। अगर दूसरे प्रत्याशी प्रेसिडेंट इलेक्शन में दूसरे, हमारे सहयोगी दल अपनी एकता बनाए रखेंगे, लेकिन हमें यूपीए के इस व्यापक समर्थन को बनाए रखने के लिए पूरी चेष्टा करनी पड़ेगी। जी, उम्मीद है कि आप यूपीए के साथ जरूर बने रहेंगे। लेकिन आपके जो दूसरे प्रत्याशी थे, मींस जो प्रेसिडेंट इलेक्शन के दूसरे प्रत्याशी थे, एनसीपी छोड़कर गए थे, अब क्या उनकी वापसी की कोई उम्मीद है पार्टी में? नहीं, मैंने उद्धृत कर दिया था कार्ल मार्क्स को कि व्हेन हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, फर्स्ट टाइम इट इज ट्रेजेडी, सेकंड टाइम इट इज फार्स। तो एक बार संगमा जी एनसीपी छोड़कर गए थे, तो दोबारा आए तो उन्हें ले लिया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार अब संगमा जी को लेने की संभावना कोई बची है। नीरजा जी, जैसे कि डीपी त्रिपाठी जी बहुत साफ कह रहे हैं कि जो फिलहाल तस्वीर है ये ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर 2014 तक रहे, और वाकई हालात भी कुछ इसी तरह के हैं। ताज़ा राजनीतिक हालात बदलते रहते हैं, लेकिन जो संकेत दे रहे हैं त्रिपाठी जी, असल में इन संकेतों के साथ जिम्मेदारी और मुश्किलें कांग्रेस के लिहाज से भी बढ़ेंगी 2014 में। देखिए, संभव है, ये हो सकता है, क्योंकि रीजनल पार्टीज एक अहम रोल अदा करने जा रही हैं। अब क्या रीजनल पार्टीज में कुछ गुट मिलके एक फ्रंट का गठन करने जाएंगे चुनाव से पहले? ये ज़रूरी नहीं है कि एक फेडरल फ्रंट की तरह हो सकता कि ये मेरा एरिया है, वो मेरा एरिया, मतलब उसमें हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे। उसमें ममता बनर्जी, उसमें शरद पवार भी क्या होंगे? ये डीपी त्रिपाठी जी का ये कहना कि ज़रूरी नहीं है कि यूपीए कंटिन्यू करेगा, बहुत ही सिग्निफिकेंट मैं मान रही हूँ। इसका मतलब है कि
एनसीपी की ऑप्शंस भी खुली हैं जी, जहाँ तक वो यही- देख रहे हैं जी। उसका तो यही इंटरप्रिटेशन निकाला जाएगा। हाँ। तो क्या एक फ्रंट रीजनल पार्टीज मिलके क्या चुनाव लड़ना चाहेंगी, ये देखने लायक चीज होगी। जी। अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी वहां जाना चाहेंगी, अगर नहीं होता है तो ममता बनर्जी भी तो एंटी इनकम्बेंसी फेस करेंगी वेस्ट बंगाल में। वो नहीं चाहेंगी कि लेफ्ट टैसिट सपोर्ट करे कांग्रेस के साथ और उनके लिए और प्रॉब्लम हो जाए। तो उनकी भी एक ये सही है कि एक स्टेट ऑफ फ्लक्स है आज पॉलिटिक्स में और पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। नीतीश कुमार, अगर मोदी वहाँ चेहरा बन जाते हैं बीजेपी का, तो क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कंटिन्यू करेंगे या फिर वो और कहीं देखेंगे, ये भी एक सवालिया चिन्ह खड़ा हो जाएगा। लेकिन नीरजा, इसके साथ ही अगर आज की पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखें, क्या आपको लगता है कि अब एक स्टेप आगे बढ़ी है यूपीए, उसने अपने आप को मजबूत साबित किया है, दूसरा स्टेप ये है कि कांग्रेस पार्टी अपने को स्ट्रेंथन करे, उस दिशा में कांग्रेस ने एक कदम बढ़ाया है? देखिए, एक तो जो हमें मिसाल मिली है इस बार, जो बहुत समय के बाद देखने को मिली है, कांग्रेस इस दिशा में उस दिशा में कुछ कर ही नहीं पा रही थी और डिफेंसिव पे थी। एक पॉलिटिकल मैनेजमेंट की मिसाल जो कि वो कांग्रेस मानी जाती है जिसके लिए, उसको दिखाया है। दूसरा जो इशारा मिल रहा है कि राहुल गांधी लीड करेंगे, उन्होंने कहा वो बड़ा, पहली बार उन्होंने अपने आप कहा है आज के वो बड़ा रोल अदा करने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब है 2014 के लिए नेतृत्व स्पष्ट हो गया है, मतलब उस दिशा में बढ़ा जाएगा। और तीसरा जो है कि जो गो सोलो पॉलिसी थी राहुल गांधी की, शायद उसको पीछे रख दिया जाएगा और अलायंसेस की तरफ कांग्रेस बढ़ना चाहेगी। जितना अलायंस वो कर सके, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, आंध्रा में, जो जो वो मिलेगा, जो जो विलिंग होगा। तो मुझे लगता है, और ग्रैंड थीम क्या होगा कांग्रेस का, वो अभी स्पष्ट नहीं है। दुचिन, क्या जैसे कि नीरजा कह रही हैं कि बहुत अहम ये है कि इस चुनाव के साथ एक और संकेत है, अगर हम आप बेहतर बता सकते हैं कि रीजनल जो पार्टियां हैं वो बेहतर तरीके से नेगोशिएट भी कर रही हैं और फ्यूचर पर जो उनके अपने लक्ष्य हैं उनको बहुत ध्यान से उन्होंने एक तरीके से समझ लिया है। नेगोशिएट कहाँ कर रही हैं? जेडीयू ने कोई नेगोशिएशन तो नहीं की प्रणब को सपोर्ट करने के लिए। वो तो सिग्नल दे रहे हैं एनडीए को कि हम इंडिपेंडेंटली भी एक्ट कर सकते हैं। कांग्रेस के साथ नेगोशिएट नहीं कर रहे। नेगोशिएशन अगर होगी तो एनडीए के साथ होगी कि जेडीयू का रोल क्या होगा उस समय, नीतीश कुमार का रोल क्या होगा, या उनके जो जिनके नेता की बात की जा रही है नरेंद्र मोदी, उनका रोल कुछ होगा कि नहीं होगा। तो ये जो नीरजा ने वर्ड यूज किया, फ्लक्स की सिचुएशन है, इसमें क्या क्रिस्टलाइजेशन होगा अभी कहना बहुत मुश्किल है। भारत का जो पॉलिटिक्स है वो अलायंस की तरफ तो बढ़ी गया क्योंकि बड़ी बड़ी पार्टियां टूट गई हैं, बड़े बड़े इशू खत्म हो गए हैं। तो हर एक जगह एक एक छत्रप है जो अपना राज चला रहा है। ये अपना इमीडिएट एडवांटेज देख के नेगोशिएट करेंगे। कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी उनकी भारत के लिए नहीं है, उनकी सबकी स्ट्रैटेजी अपने लिए है, अपने एम्बिशन के लिए है। जी, तो हर राजनीतिक दल की जो स्ट्रेटजी इस वक्त दिख रही है वो अपने अपने एम्बिशंस को साधने के लिए है। नस्तुला, आपके पास आएं और प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व के बारे में बात करें। उससे पहले प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा ने हमारी संवाददाता दृष्टि गुप्ता से बातचीत में क्या बातें कही हैं, आइए वो आपको सुनाते हैं। आज राष्ट्रपति पद के लिए मतदान था। पूरे परिवार के लिए आज का दिन काफ़ी एक्साइटेड रहा होगा। ऐसे में हमारे साथ हैं प्रणब दा की बेटी शर्मिष्ठा जी। आइए जानते हैं उनसे कि कैसा रहा उनका दिन। शर्मिष्ठा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका राज्यसभा में। थैंक यू। तो आज सुबह से ही किस तरह की आपकी बातचीत हुई होगी प्रणब दा से? कुछ नया रोज़मर्रा के समय से उन्होंने किया, या फिर क्या आज कुछ नया, कितना टेंशन रहा? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत दिनों से चल रहे हैं, जब से उनका नॉमिनेशन हुआ है तभी से चल रहे हैं। और ये तो पता ही था कि जो चीज़ एक्सपेक्टेड है तो उसमें तो इतना ज़्यादा मतलब कुछ नॉर्मल डे रहा, जैसे नॉर्मल डे रहा वैसे ही हैं। अच्छा, पहले भी परिवार को कम समय दे पाते थे क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे भी रहे और कई जिम्मेदारियां उन पर रहीं। अब राष्ट्रपति पद के लिए जा रहे हैं, तो अब क्या लगता है और समय कम होता जाएगा आप लोगों के लिए? नहीं, मुझे तो लगता है शायद समय और थोड़ा ज़्यादा दे पाएंगे अपने परिवार को, क्योंकि पहले वो मतलब खाली फाइनेंस मिनिस्ट्री से पहले भी उन्होंने मतलब बहुत ही दिनों से वो राजनीति से युक्त हैं और बहुत सारे जिम्मेदारियाँ निभाए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहे। तो अब तो हमें लगता है कि शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम अपने परिवार के साथ बिता पाएंगे। अच्छा, राष्ट्रपति जब भवन जाने का अलग से एक्साइटमेंट होगा क्योंकि बहुत अच्छी जगह है और एक बहुत ही गौरव का पद है, तो आप भी साथ में जाएंगी या किस तरह का एक्साइटमेंट पूरी फैमिली में बातचीत के दौरान कभी खाने की टेबल पर देखा गया होगा? देखिए, हम लोग तो सब बहुत ही प्राउड हैं, बहुत ही खुश हैं कि इतना
मतलब भारत की राष्ट्रपति हमारे फादर बनने जा रहे हैं, तो हम सबके लिए एक बहुत ही मतलब खुशी की बात है, बहुत ही गौरव की बात है। तो कभी उन्होंने इस बात को लेकर के कुछ चीज़ें शेयर की कि हाँ नॉमिनेशन है, एक बड़ी चीज़ है, आप लोगों ने भी पूछा होगा क्या तैयारियां हैं आप लोगों की राष्ट्रपति भवन में जाने के लिए, किस तरीके से कुछ नया आप लोग करने की सोच रहे हैं? ये एक्साइटमेंट तो है, सेलिब्रेशन जब से नॉमिनेशन हुआ है तभी से सेलिब्रेटरी मूड में है पूरा फैमिली, हम सब बहुत खुश हैं। तो बस यही बातें हैं, और क्या बातें होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थी शर्मिष्ठा जी जो बता रही थी काफ़ी एक्साइटमेंट है पूरी फैमिली के लिए जब राष्ट्रपति भवन में शिफ्ट होंगे, और हम सबको प्रणदा की बहुत बहुत बधाइयाँ कि बहुत ही जल्दी वो राष्ट्रपति भवन में जाएँ। कैमरामैन दिनेश के साथ दृष्टि गुप्ता, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। तो प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा के बारे में एक और बात कही जाती है, और वो ये कि वो बहुत ही अच्छी क्लासिकल डांसर हैं और अपनी पिता की बहुत दुलारी बेटी हैं। आप प्रणब मुखर्जी और उनके बेटी के रिश्तों के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, हम जब प्रणब बाबू से बात करते थे तो जब भी उनकी बेटी के बारे में वो कुछ भी कहते थे तो बहुत प्यार दुलार के साथ कहते थे। और जब मुझे याद है बहुत क्लियरली, जब वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे और हम लोग पार्लियामेंट में उनके दफ्तर में बैठ के उनसे कुछ बात कर रहे थे, वो तो बहुत, हम सारे रिपोर्टर्स नॉर्मली बहुत डर के उनसे बात करते हैं क्योंकि उनका टेम्पर बहुत क्विक है और बहुत जल्दी वो टेम्पर लूज़ करते हैं। तो लेकिन जब अपनी बेटी के बारे में बोलते हैं वो बहुत शांत होकर बहुत प्यार से बात करते हैं। सो बात हमने उन्हीं के बारे में पूछी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होने के बाद कि ईरान को लेके कोई मसला चल रहा था उस टाइम पे, तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी जो है वो एक बार बाय रोड पूरी सेंट्रल एशिया घूम के आए अपनी सहेलियों के साथ, और उन्होंने ये कहा कि ईरान एक ऐसा देश है जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा सेफ़ फील कर रही थी। सो तभी से लोगों को ये समझ में आ गया कि ईरान की तरफ भारत का जो रुख होने वाला है वो किस तरफ जाने वाला है। जी, तो एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर जो है वो बेटी के नज़रिए से भी कहीं ना कहीं देखा गया। जी हाँ, और काफ़ी वो उनको इंडल्ज करते थे। जब वो सियाचिन गए थे एज डिफेंस मिनिस्टर, तो ये भी उनको भी मन था, इनकी लड़की को भी मन था कि वो देखें हाईएस्ट बैटल ग्राउंड इन द वर्ल्ड, तो वो गई थी उनके साथ। और काफ़ी इंडल्जेंट पिता रहे हैं, एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से दैट नॉर्मली उनके पास ज़्यादा टाइम रहता नहीं है फैमिली के लिए, बट बेटी के लिए वो ज़रूर टाइम निकालते हैं। तो ये है प्रणब मुखर्जी के व्यक्तित्व का एक दूसरा पहलू, लेकिन इसी के साथ हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ये चर्चा जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद और विधानसभाओं में मतदान, प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के साथ प्रणब मुखर्जी ने भी डाला वोट। बीजेपी समेत विपक्षी दलों के सांसदों ने भी किया मतदान, पीए संगमा को अंतरात्मा की आवाज से उम्मीद। राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में 96% मतदान हुआ, राज्य में 72% वोट पड़े, 3 दिन बाद आएगा नतीजा। मारुति के मानेसर प्लांट में फिर भड़का तनाव, अधिकारी की जली लाश बरामद, 99 लोग गिरफ्तार। बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना को नम आंखों से देश ने दी विदाई, घर से शमशान घाट तक जुटी लाखों की भीड़। तो राष्ट्रपति का चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है और अब 22 तारीख का इंतजार है जब चुनाव के नतीजों की घोषणा होगी। लेकिन जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशंस थे उसमें ये साफ माना जा रहा है कि प्रणब मुखर्जी की जीत संभव है। नीरजा, आपको शामिल करना चाहेंगे। ये तो अब एक तरह से साफ है कि जिस तरह के पॉलिटिकल इक्वेशंस थे, अंगड़ी थे, उसमें जीत साफ दिख रही है। लेकिन आने वाले राष्ट्रपति से देश की उम्मीदें और दूसरा ये कि जो चुनौतियां हैं इस समय सरकार के सामने, उसको किस तरह से वो कोप कर पाएंगे या किस तरह से सरकार की मदद कर पाएंगे प्रणब मुखर्जी, क्योंकि सरकार के हिस्सा रहे हैं, अब वो राष्ट्रपति होंगे। तो जो चुनौतियां सरकार के सामने आएंगी उसमें वो किस तरह से मददगार साबित हो सकते हैं? देखिए, जो राष्ट्रपति का पद है वो बहुत ही एक सिंबल भी है वो नेशनल यूनिटी का, और गाइडेंस तो राष्ट्रपति के हो ही सकती है सरकार को। और इतना अहम इनका रोल रहा है पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव पिछले 8 सालों में खासकर,
कि उनको समझ है पॉलिटिकल प्रोसेसेस की। और जो प्रधानमंत्री के साथ भी उनका रिश्ता रहा है, वो ज़माना था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इनको सर कहते थे, और उनकी अपॉइंटमेंट आरबीआई गवर्नर और अपॉइंटमेंट्स इनकी कलम से हुई थी। फिर वो ज़माना आया 8 साल पहले जबकि प्रणब मुखर्जी को डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक मतलब सर कहना पड़ा, लेकिन हालांकि कहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइवेट में फिर भी इनको सर कह के पुकारते थे प्रधानमंत्री होते हुए भी। और अब जो आया दोबारा फिर पलटा खाया है, तो उन प्रधानमंत्री के साथ जो रिश्ता रहा है उसका कंफर्ट लेवल, उसका रैपोर्ट बहुत अहम होने वाला है ये डिसीजंस में, क्योंकि हमारे संविधान में ये रबर स्टैम्प प्रेसिडेंट के कोई वो जगह नहीं है। हाँ। और आर्टिकल 78 के तहत कहा जाता है अगर प्रेसिडेंट सरकार क्या कर रही है और या जो बिल्स पास करने वाली है उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहे तो उन सरकार को देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं किस तरह का रोल प्रणब मुखर्जी करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का भी हिस्सा है, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, फेडरल रिलेशंस, सेंटर स्टेट के रिलेशंस हारमोनियस रहे, ये इनका रोल होगा। तो कई मल्टीफेरियस रोल्स हैं जो ये प्ले कर सकते हैं बहुत खूबी से, पर ये रिश्तों पे बहुत निर्भर करेगा, सरकार के साथ रिश्ते और प्रधानमंत्री के साथ। जो नीरजा कह रही है उसके बारे में भूषण जी आपसे जानना चाहूंगा, उससे पहले खबर देख लेते हैं। प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने वालों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी हैं और उत्तर प्रदेश में इन्हीं दोनों दलों का दबदबा भी है। कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की तादाद यहाँ काफी कम है। उधर बिहार में भी उन्हें जेडीयू का साथ मिला और ऐसे में कांग्रेस शासित तमाम राज्यों के साथ ये दोनों राज्य भी प्रणब मुखर्जी के लिए खासी अहमियत रखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मतदान की तैयारियां काफी पुख्ता थीं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट मूल्य के लिहाज से ये सबसे बड़ा राज्य भी है। यहाँ अगर प्रणब मुखर्जी का कोई विरोधी है तो वो सिर्फ बीजेपी। मैं इस समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के तिलक हॉल में खड़ा हूँ, जहाँ पर 401 विधायकों ने मतदान किया है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। मतदान की प्रक्रिया 5 बजते ही संपन्न हो गई और अब अधिकारियों की उपस्थिति में मतदान बॉक्स को सील किया गया है। इसे कल सुबह की फ्लाइट से दिल्ली ले जाया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में भी जेडीयू के तमाम विधायक मतदान के लिए पहुंचे। एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद जेडीयू ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया, जबकि उपराष्ट्रपति चुनाव में जेडीयू बीजेपी के ही साथ है। पूरे देश भर का क्या मालूम है क्या किस तरह की वोटिंग हुई है, तो देखिए सारा परिणाम तो आएगा जब गिनती होगी तो सारी जानकारी मिलेगी। तो बीजेपी के 91 में से 89 लोगों ने मतदान किया अभी तक। महाराष्ट्र के लिए ये राष्ट्रपति चुनाव खासा यादगार रहेगा। यहाँ कांग्रेस सरकार में सहयोगी एनसीपी ने अपनी ही पार्टी के नेता पीएस संगमा के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। शिवसेना भी बीजेपी समर्थित पीएस संगमा की जगह प्रणब मुखर्जी को समर्थन दे रही है। आंध्र प्रदेश भी प्रणब मुखर्जी के लिए शुभ साबित हुआ। यहाँ कांग्रेस के अलावा वाईएसआर कांग्रेस ने भी यूपीए उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया। राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी टीडीपी ने चुनाव से अलग रहने का फैसला लिया। केरल में कांग्रेस के अलावा मुख्य विपक्षी दल सीपीएम ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन दिया। सीपीआई मतदान से अलग रही। उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा अपने सहयोगियों के साथ मतदान करने पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायसभा टीवी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटक जैसे राज्यों में और इसके अलावा पीएस संगमा के गृह राज्य मेघालय में खासी गहमागहमी रही। विधानसभाओं में मतदान केंद्रों पर विधायकों और सांसदों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राष्ट्रपति चुनाव के लिए तमाम राज्यों की राजधानियों में भी मतदान के इंतजाम किए गए थे। पीएस संगमा को सबसे पहले समर्थन देने वाली एआईएडीएमके प्रमुख और मुख्यमंत्री जयललिता भी सुबह ही वोट डालने पहुंच गई थी। उनके साथ उनकी पार्टी के तमाम विधायक और मंत्री भी सुबह ही विधानसभा पहुंच गए थे। उधर गांधीनगर में भी विधान भवन में पहले पहुंचने वालों में मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अर्जुन मोढवाडिया शामिल थे। सुबह मतदान की रफ्तार कुछ धीमी रही क्योंकि आज से ही विधानसभा का सत्र भी शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भोपाल में काफी गहमागहमी रही। यहाँ विधानसभा सदस्यों की संख्या 230 है, लेकिन बुधवार को कांग्रेस के 2 सदस्यों की सदस्यता खत्म कर दी गई। बाकी 228 सदस्यों में 227 ने वोट डाला। बीजेपी के एक विधायक ने वोट नहीं डाला। बीजेपी सांसद नरेंद्र सिंह तोमर ने भी दिल्ली की बजाय भोपाल में ही वोट डाला।
छत्तीसगढ़ और गोवा में भी विधानसभाओं में तैयारियां की गई थी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मुख्य दलों के विधायकों ने अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। गोवा में मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर मतदान करने के लिए पहले पहुंचने वालों में थे, जहां 40 विधायकों और 1 सांसद ने अपना वोट डाला। बीजेपी शासित कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार मतदान शुरू होने के कुछ देर बाद वोटिंग करने पहुंचे। यहां विपक्षी दल जेडीएस ने प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का फैसला किया। चेन्नई में रविंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और मौजूदा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के लिए 23 तारीख को विदाई समारोह रखा जाएगा और इस पर हमारे संवाददाता अमृतांशु राय ने लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार से खास बातचीत की। What is the process from now onwards? Especially, how do you welcome the new president and see off the old one? That is being organized on Monday, the 23rd of July in the evening. It will be a highly ceremonial function, and we'll be receiving our Honorable President here. She will be accompanied in a procession like she's always accompanied whenever she comes to the Parliament House. And we'll have this function in Central Hall, for which the Central Hall has been prepared, and all the members of Parliament of Rajya Sabha and Lok Sabha will be present there, and also some of the former members of Parliament who are in Delhi will be present, and I will be reading out the farewell address. Right. Ma'am, the Parliament and the President, both institutions have a very special relationship. Would you like to talk about that? Because this is one aspect which none of us know about. The first session of the year, when this opening of this? Opening of that, the President is here, and there are other occasions when do you ever feel like just calling up the President and you want to speak to him? Can you do that? Well, the thing is that we have the best of relationship. There has to be so much of understanding, and it's a relationship of great respect. Is it largely just under protocol that, because there's always this prescribed protocol. This is how you have to stand, this is where you have to stand, this is how you have to follow him, this is how you will move, this is how you, I mean, everything is codified, clear. Is there a lighter moment to this relationship? You as the speaker? No, not on official occasions, because protocol is very important for so far as the position of the President and the President is concerned, and it should be observed to the T, and that's how it is. That's how it is, and we are very proud of it. और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। कानून पार्लियामेंट के अंदर के बजाय सड़क पे बनने लगा तो आगे क्या होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। पार्लियामेंट की जो गतिविधि है उसको कोई टच नहीं कर सकता, कोई नहीं छू सकता। स्टेट फंडिंग के बाद सारे कैंडिडेट साधु हो जाएंगे कि अब हम एक पैसा इलीगल नहीं खर्च करेंगे। ऐसा नहीं है जो बुद्ध भरचर्या भाग गया। धरना हड़ताल और ये सब करते रहिए तो कुछ नहीं बदलता। देखिए तरकश सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राष्ट्रपति का चुनाव आज संपन्न हो गया है और 22 तारीख का सबको इंतजार है जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे घोषित होंगे। लेकिन एक तरह से सभी मानकर चल रहे हैं जिस तरह के अंक गणित थे उसमें प्रणब मुखर्जी की जीत सुनिश्चित है। नीरजा, हम आपसे बात कर रहे थे कि
किस किस रूप में प्रणब मुखर्जी की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। लेकिन इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपसे जानना चाहेंगे भारत भूषण, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इंटरनेशनल फोरम पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए हेड ऑफ स्टेट के तौर पर प्रणब मुखर्जी, क्योंकि उनको विदेश मंत्री होने का भी एक मौका रहा है और उन्होंने बेहतर तरीके से समझा है कि भारत को कैसे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और दूसरे देशों के साथ उनके संबंधों को भी समझा है। एक जब आर्थिक मंदी का दौर दुनिया में चल रहा है, भारत एक सुपर पावर के रूप में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है प्रणब मुखर्जी के जरिए वहाँ? सुपर पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकता है कि नहीं ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट जब जाते हैं बाहर तो उनका इंटरनेशनल रोल होता है। बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उनके विजिट के साथ एसोसिएटेड, बिजनेस बन जाते हैं, सब कुछ होता है। कई बार वो एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट के लिए, जब जाके कई एग्रीमेंट साइन होते हैं। इसमें प्रणब मुखर्जी बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको डिप्लोमेसी का भी एक्सपीरियंस है, फाइनेंस का भी है, जानते हैं दुनिया भर में इकोनॉमी में क्या हो रहा है, ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस रोल के लिए वो काफ़ी बिल्कुल फिट आदमी है। अगर देश के लिहाज से देखें भूषण जी, क्योंकि जो इतिहास रहा है राष्ट्रपति के तौर पर, कई ऐसे विवाद हैं जहां पर सरकारों ने अगर कोई रेफरेंस मांगा है या फिर कुछ भेजा तो उसके बाद कई बार लौटाया गया, फिर कहा गया कि आप इसको एक रिव्यू कीजिए, क्योंकि प्रणब दा को पूरे संविधान के लिहाज से बहुत ही अहम जानकार के तौर पर देखा जाता है। तो क्या इसके साथ अब जो कोलिशन गवर्नमेंट है उन गवर्नमेंट्स के लिए कुछ मुश्किलें भी आ सकती हैं या उनके लिए कुछ आसानी होगी जब राष्ट्रपति पद पर आसीन शख्स बहुत बड़ा एक विद्वान हो, अगर संविधान के लिहाज से देखें तो? देखिए, रूलिंग पार्टी के लिए तो हम कभी अच्छा नहीं होता कि एक ऑब्जेक्टिव प्रेसिडेंट हो, वो तो चाहते हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट हो जो रबर स्टैंप हो, इसीलिए वो फ्रेज इस्तेमाल होता है। प्रणब मुखर्जी को राजनीति की समझ है, एडमिनिस्ट्रेशन की समझ है और ये भी समझ है कि पॉलिटिक्स को गति क्या चीज़ें देती हैं, पॉलिटिक्स का डायनेमिक्स क्या है। बिल्कुल ऐसा समझदार व्यक्ति वहाँ पे जाएगा तो, और वो जो खुद को समझे भी समझदार, क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत बड़ा जानकार मानते भी हैं इन सब चीज़ों का और संविधान का भी, तो वो हमेशा सरकार को एडवाइस करेंगे। सरकार जो भी काम करेगी उसको ये सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रपति भवन इसके बारे में क्या सोचेगा। तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन में एक ऐसा जीवन आ जाएगा जो आपने पिछले 10-15 साल में नहीं देखा होगा। जी, तो नीरजा, आपको भी यही लगता है कि अब जो है हर नीति बनने से पहले एक बार राष्ट्रपति भवन की तरफ देखा जाएगा? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज हम में जा रहे हैं। हाँ। और ऐसे टाइम पे जा रहे हैं कि देश के सामने बहुत मुश्किलें हैं, तो किस तरह की छाप प्रणब मुखर्जी छोड़ेंगे, बहुत ही फैसिनेटिंग सवाल है। पहले प्रेसिडेंट की तरह राजेंद्र प्रसाद, जिनका आदान प्रदान बहुत आइडियाज में नेहरू के साथ था, डिफरेंसेस थे, इतना लंबा चौड़ा कॉरेस्पॉन्डेंस है उनका, लेकिन पब्लिक कभी नहीं जाते थे। या फिर ये के.आर. नारायणन की तरह जो कि अपने को वर्किंग प्रेसिडेंट मानते थे, या फिर वेंकट रामन जो इमरजेंसी लाइट मानते थे कि क्राइसिस में ही ऑन होती है ऑटोमेटिकली, फिर बुझ जाती है क्राइसिस खत्म होने के बाद। तो ये देखने लायक चीज़ होगी। मुझे लगता है बहुत करेक्ट रहेंगे क्योंकि नज़रें उनकी तरफ हैं कि किसको फेवर करेंगे, नहीं करेंगे, कांग्रेस के खिलाफ होंगे, 10 जनपद के खिलाफ होंगे, राहुल गांधी को करेंगे कि नहीं करेंगे। इसलिए मुझे लगता है कि वो बहुत केयरफुली और कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट मापदंड को लेके चलेंगे, ऐसा लगता है। दूसरा यह है कि उनकी पॉलिटिकल करियर का ये लास्ट पड़ाव है, तो वो ऐसी कोई छोटी चीज़ नहीं करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि इतिहास उन्हें याद रखे, बड़े प्रोफाइल। मिस्रा, यही नोट जो नीरजा कह रही हैं कि असल में जब सरकार में रहे हैं करीब 4 दशक के आसपास तक उन्होंने एक खेवनहार की भूमिका निभाई है, कहीं भी कोई क्राइसिस हुई सरकार को निकाला है। असल में कुछ इसी तरह का रोल, और जैसा कि नीरजा ने कहा कि एक नए इरा की शायद शुरुआत कहा जाए राष्ट्रपति भवन के अगर हम नजरिए से देखें तो। देखिए, राष्ट्रपति भवन जो उनके ऑक्यूपेंट होते हैं उसकी पर्सनालिटी को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कलाम साहब की अपनी साइंटिस्ट जैसी पर्सनालिटी थी, तो जब वो कहीं बाहर विदेश यात्रा वगैरह पे जाते थे तो साइंटिफिक कम्युनिटी से बहुत इंटरेक्शन करते थे। या प्रतिभा पाटिल जी, उनका अपना अलग प्रोफाइल था। जो प्रणब मुखर्जी हैं, ही एम्बॉडीज द एस्टैब्लिशमेंट। 50 साल से ही हैज़ बिन पार्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, और अपोजिशन में वो बहुत कम रहे हैं उस तरीके से, एंड सरकार चलाया है। सिस्टम्स को चलाने का उनको बहुत अनुभव है। तो जो सिस्टम्स को चलाने वाला आदमी होता है वो बहुत केयरफुली, बहुत सुलझे तरीके से सिचुएशंस को देखता है, समझता है। एंड आई एग्री विद नीरजा दैट दिस इज़ द लास्ट
बिग ऑफिस, द बिगेस्ट ऑफिस इज द क्लाइमैक्स ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। तो इसमें वो लेगेसी इशू एक ज़रूर बना के जाएंगे। जैसे मनमोहन सिंह इज़ द ग्रेट इकोनॉमिक रिफॉर्मर और न्यूक्लियर डील को उन्होंने अपना एक लेगेसी इशू बनाया था अपने पॉलिटिकल करियर को लेके। तो प्रणब मुखर्जी ये ज़रूर चाहेंगे कि उनके लिए जो लेगेसी इशू है, जिस चीज़ को लेके उनको याद किया जाए, जो एक ब्रांड नेम उनका बने, वो एक ऐसी बहुत बड़ी कोई चीज़ हो जो वक्त ही बताएगा आगे जाके कि क्या होने वाला है। जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले देख लेते हैं कि आज के प्रेसिडेंट इलेक्शन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान का क्या कहना है। उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता अमन चोपड़ा ने। तो राष्ट्रपति चुनावों को लेकर महाराष्ट्र में वोटिंग पूरी हो चुकी है। हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान इस वक्त मौजूद हैं। पृथ्वीराज चौहान जी, 288 में से 274 विधायकों ने मतदान किया है। जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? नहीं, इसमें कोई सवाल नहीं उठता जीत के बारे में। महाराष्ट्र में करीब 70% से ज़्यादा वोटिंग में आपको एग्जैक्ट नंबर बताऊंगा। सिर्फ हमारे 2 विधायक जो हमारे सहायक दल के थे वो नहीं आ सके, लेकिन पूरे के पूरे कांग्रेस पार्टी के, एक छोड़कर एनसीपी के और बाकी जो भी हमारे सहयोगी सदस्य थे सभी ने वोटिंग की है। और अक्सरियत के बारे में कोई आशंका की बात ही नहीं है। सिर्फ 45 या 46 जो सदस्य भाजपा के हैं वो शायद हमारे खिलाफ जाएंगे, लेकिन 228 में से जो उन्होंने वोटिंग किया है, 276 में वोटिंग किया है, शायद 12 सदस्यों ने वोटिंग नहीं किया है। उसमें से बहुत अच्छी अक्सरियत हमें प्रणब मुखर्जी साहब को वोट मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। चौहान साहब, अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए, संख्या बल के लिहाज से, तो यूपीए के पास अच्छे नंबर्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के 12 विधायकों ने मतदान नहीं किया। उनकी तरफ से एक आ गया कि किसी बड़े नेता ने हमसे बात नहीं की। इस पर आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे नहीं, देखिए मैंने खुद उनसे बात की थी और उनको रिक्वेस्ट किया था कि आप हमें समर्थन दीजिए। जब उनका फिर बाद में ऐसा मैसेज आया कि अब आप जीत ही रहे हैं तो कि हमारी वोटों की क्या ज़रूरत है करके उन्होंने वोटिंग नहीं दी, लेकिन मैं समझता काफ़ी बड़ी अक्सरियत रहेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल, शिवसेना पिछली बार भी और इस बार भी लगातार पिछली बार 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और इस बार प्रणब मुखर्जी 2 बार लगातार एनडीए से अलग होकर शिवसेना को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि 2 बार लगातार यूपीए समर्थित उम्मीदवार का समर्थन? कहूँगा कि राष्ट्रपति चुनाव में हमारा समर्थन करने के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बस चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पृथ्वीराज चौहान जी। तो हमारे साथ राज्य के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जो जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं, और साथ ही शिवसेना जिन्होंने लगातार पिछली बार भी 2007 में भी और अब 2012 में भी यूपीए समर्थित उम्मीदवार का समर्थन किया है, उसको लेकर पृथ्वीराज चौहान ने उनका शुक्रिया अदा किया है। अमन चोपड़ा, राज्यसभा टीवी, मुंबई। भारत, आपने पृथ्वीराज चौहान को कहते सुना, एमएनएस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। आज के प्रेसिडेंशियल पोल में जो पार्टियां हिस्सा नहीं लेती हैं यानी एब्सटेन कर जाती हैं, उनको क्या ये अधिकार है कि वो राष्ट्रपति पद के चुनाव से एब्सटेन करें? अधिकार तो है, हाँ। लेकिन नैतिक रूप से मैं मानता हूँ ये गलत है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इसीलिए वेटेड एवरेज होती है। एक एमएलए का वोट केवल उसका व्यक्तिगत वोट नहीं होता, बल्कि जनता के साथ मिला हुआ स्टेट की पॉपुलेशन कितनी उस हिसाब से उसका वेटेज होता है। तो आपको ये अधिकार कोई नहीं है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए, हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए चूज कर रहे हैं किसी व्यक्ति को, और उसमें आप इसको व्यक्तिगत वोट मान के कहें कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। तो मैं सोचता हूँ एमएनएस ही नहीं, सीपीआई ने भी गलत काम किया है, आरएसपी ने गलत काम किया है, तेलुगु देशम पार्टी ने गलत काम किया है, क्योंकि ये कोई पार्टियां प्रपोज करती हैं किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए, लेकिन राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, वो तो देश का के संविधान का संरक्षक होता है। उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि हम एब्सटेन करेंगे? इसका कोई अर्थ ही नहीं होता डेमोक्रेसी में। तो जो चुनाव सुधारों की बात होती है, जैसे कि भूषण कह रहे हैं, बहुत अहम पॉइंट है कि आप एक बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और खुद अगर देश के सर्वोच्च पद के लिए होने वाले चुनाव से खुद को अलग रखते हैं तो शायद ये न्याय नहीं होगा। देखिए, थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगी भारत से। एब्सटेन और एब्सेंट में फ़र्क है। एब्सटेन एक वोट है जो जिसमें आपकी गिनती होगी कि इतने लोगों ने वोट किया, इतने ने हाँ कहा, इतने ने ना कहा, इतने ने कहा इन दोनों में को हम नहीं स्वीकार करते। तो दोनों कैंडिडेट्स को नहीं सही मानना एक बेसिक हक है। एब्सेंट करना जो आपका आंकड़ा आ रहा है कि 72% स्टेट में पोलिंग हुई है, हाँ। तो बहुत ही निराशाजनक फिगर है। हम पूरी दुनिया को, देश भर को बोलते रहते हैं कि आप वोट करने निकलिए, और एमएलए होते हुए आप नहीं निकल के आए, और प्रेसिडेंट के लिए आपने अपना वोट नहीं दिया, तो ये तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा है। हालांकि एमपीज की 96.6% वोटिंग हुई है एमपीज की तरफ से, लेकिन 72% पोल हुए हैं स्टेट्स में। लेकिन एक जाते जाते एक छोटा
छोटा सा सवाल और ज़रूर जानना चाहूँगी, आज भी जो हमारे देश में ये पोलिंग का सिस्टम है वो 1971 के सेंसस के आधार पर है, क्या उसमें भी सुधार की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि 1971 अब तो कितना समय निकल गया है, 40 साल हो रहे हैं उस आंकड़े को लेके, और स्थिति बहुत बदल गई है डेमोग्राफिकली, तो उसको बिल्कुल सुधार करने की ज़रूरत है। ये सारा इलेक्ट्रल रिफॉर्म का मामला, इसको होलिस्टिकली देखने की ज़रूरत है। सब पार्टी लिप सिंपैथी करती हैं, लेकिन इच्छा शक्ति किसी में नहीं है। वो स्टेट फंडिंग का मंत्र बोलते रहते हैं, पर असली में कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पे कोई आम राय नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। चलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लेकिन चलते चलते बात काका की, यानी कि राजेश खन्ना की, जिन्हें आज मुखाग्नि दी गई और उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। उनको श्रद्धांजलि के साथ हम सभी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप क्या जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इस कदर प्यार इतनी बड़ी भीड़ का मैं रखूंगा कहाँ। मुझको इतनी मोहब्बत न दो दोस्तों, मैं तो कुछ भी नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। फिल्मी पर्दे पर हंसते हंसते मौत को गले लगाने वाला ये सुपरस्टार असल जिंदगी में भी हमें छोड़ गया। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम। रोते रोते जमाने में आए, मगर हंसते हंसते जमाने से जाएंगे हम। इधर फूलों से लदे ट्रक पर शीशे से ढका राजेश खन्ना का पार्थिव शरीर आखिरी सफर पर जा रहा था, तो उधर हजारों नम आंखें अपने इस प्यारे हीरो को विदाई दे रही थी। कोई जाना नहीं। प्रशंसकों के अंतिम दर्शन के लिए राजेश खन्ना के शव को एक खुले ट्रक में रखा गया था। फिल्मी दुनिया के अलावा हजारों की संख्या में लोग अपने इस पसंदीदा हीरो को अंतिम विदाई देने पहुंचे। बारिश के बावजूद राजेश खन्ना की शव यात्रा में लोगों का भारी हुजूम साथ चल रहा था। जैसे जैसे शव यात्रा आगे बढ़ती गई, लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई। फिल्मों में अपनी अदाकारी से जादू पैदा करने वाले इस सितारे की मौत के साथ ही हिंदी फिल्मों के इतिहास में रोमांस का एक युग खत्म हो गया। लेकिन फिल्म बिरादरी, देश की राजनीति और प्रशंसकों के बीच राजेश खन्ना एक बेमिसाल हस्ती के रूप में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। इज्जतें, शोहरतें, चाहतें, उल्फतें, कोई भी चीज दुनिया में रहती नहीं। आज मैं हूँ जहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तो क्या गाऊंगा, मेरी आवाज प्यारी है तो दोस्तों यार बच जाए मेरा दुआ। सब करो दुआ, सब करो।